हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। राइट। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए और मैं भी अकाउंटिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियोस लाती रहूंगी। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, इसीलिए मेरी भी कोशिश है कि मैं आपके एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा लेक्चर वीडियोस अपलोड कर दूं। ओके, तो बहुत बातें हो गई। चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैच कॉस्टिंग जो होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम देखेंगे बैच कॉस्टिंग का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और उसके बाद बैच कॉस्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर में। राइट। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का एक मेथड है। ठीक है, वैसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने पूरे 9-10 जितने भी मेथड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी डिटेलिंग के लिए मैंने सेपरेट हर एक मेथड पे डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, जितने भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है उन पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर इंडिविजुअल आपको कॉस्टिंग को समझना है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी सीरीज में आज जो मैं नेक्स्ट कॉस्टिंग डिस्कस करने वाली हूँ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो यूज किया जाता है उन टाइप की इंडस्ट्रीज में जहां पे प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा हो। ठीक है, नाम क्या है? बैच कॉस्टिंग। यानी ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, ये वो मेथड है जो हम यूज करते हैं उन इंडस्ट्रीज में जहां पे प्रोडक्शन एक एक प्रोडक्ट ना बन रहा हो, जहां पे प्रोडक्शन जो है बैचेस में, ग्रुप में, या कह लीजिए लॉट में प्रोडक्शन हो रहा हो, वहां पर हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है ना, वेयर ऑर्डर और जॉब आर अरेंज इन डिफरेंट बैचेस। जहां पे जो जॉब परफॉर्म हो रहा है, जो ऑर्डर मिला है, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बैचेस में हो रहा है, यानी लॉट्स में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। ठीक है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी को लॉट में, ग्रुप में प्रोडक्शन करने में क्या होती है? कन्वीनियंस हो रही है, उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कन्वीनियंस हो रही है, इसलिए कंपनी जो आर्टिकल है वो बैचेस में बना रही है, तो वहां पे वी यूज बैच कॉस्टिंग। ठीक है, और बैच कॉस्टिंग में हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं, हम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, एक बैच की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। राइट। और जो बैच कॉस्टिंग होती है वहां पे यूनिट ऑफ कॉस्ट, आपने कॉस्ट यूनिट पढ़ा था ना, कि यूनिट क्या होगी? यूनिट मतलब इकाई। कॉस्ट को जो डिटरमाइन करने की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी बैच। ठीक है, या ग्रुप। बैच कॉस्टिंग में जो हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो एक सिंगल जॉब की कॉस्ट नहीं, या सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं डिटरमाइन करते हैं, हम एक बैच की या ग्रुप की कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट है दैट इज बैच। राइट। अब ये जो बैच कॉस्टिंग है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जहां पे दवाइयां बनती है ना, वो जनरली बैचेस में बनती है, लॉट में बन रही होती है। शूज हुए, खिलौने हुए, टॉयज हुए, रेडीमेड गारमेंट हुए, ठीक है, या टायर ट्यूब्स हुए, ये सब क्या है? बैचेस में बन रहे होते हैं। ये एक एक प्रोडक्ट नहीं बन रहे होते हैं, ये बल्क में बैचेस में प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बैच कॉस्टिंग। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे बेकरी के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे बैच साइज क्या की हुई है, वैसे आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ये शायद 80 होंगे, 80 के करीब होंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे बैच साइज क्या ली है? कंपनी ने 80 की बैच साइज ली है। ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है,
ये प्रोडक्ट 80 के बैचेस में बन रहा है, ठीक है। शायद कंपनी ने फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी ओवन की साइज भी ऐसी रखी होगी कि 80 प्रोडक्ट एक बार में बन के निकले, ठीक है। तो दिस इज बैच। यहाँ पे देखिए एक और प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है, ये भी बैचेस में बन रहा है, ठीक है। ये 12 के बैचेस में बन रहा है, ठीक है। और जहां पे आपने मेडिसिन के केस में मैंने एक एग्जांपल बताया ना, मेडिसिन के केसेस में क्या होता है, बैचेस में प्रोडक्शन होता है। तो वहां पे एक बैच नंबर, अगर आप मेडिसिन का जो पैकेट होता है, किसी भी दवा का पैकेट है, उसको अगर पलट के देखेंगे तो वहां पे एक बैच नंबर भी मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का एक नंबर भी असाइन होता है, वो प्रोडक्ट किस बैच का है, ठीक है, तो वो बैच नंबर मेडिसिन पे असाइन होता है, ठीक है। जैसे हम जॉब कॉस्टिंग जब हमने पढ़ा था, तो हर जॉब को एक जॉब नंबर दिया जाता था ना, वैसे ही जो प्रोडक्ट बैचेस में बनते हैं तो हर बैच का भी एक नंबर होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं बैच कॉस्टिंग प्रोसीजर। जो बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है, जहां पे पर बैच की कॉस्ट निकाली जाती है, उसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने स्टेप्स में लिखा है। सबसे पहला स्टेप है जो अभी डिस्कस हुआ था कि ईच बैच इज गिवन अ बैच नंबर। हर बैच यानी हर लॉट जो प्रोडक्शन होता है, जो लॉट्स में होता है, हर लॉट को एक बैच नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे जॉब के केस में हम जॉब नंबर देते थे ना। लास्ट लेक्चर में हमने एक जॉब कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन दिया था, वहां पर हमने जॉब देखा था कि जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था कि जॉब नंबर 28 है, ठीक है। जॉब नंबर 28 की आपको कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। तो वहां पे हम जॉब को जॉब नंबर देते हैं जॉब कॉस्टिंग में। वैसे ही बैच में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बैचेस में बन रहे होते हैं, तो वहां पे हर बैच का नंबर होता है। मेडिसिन के केस में तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बैच नंबर। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी उस प्रोडक्शन में, उस बैच के प्रोडक्शन में लगे हैं, उनको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? बैच कॉस्ट कार्ड। एक बैच कॉस्ट कार्ड होता है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, उस पर्टिकुलर बैच का जब प्रोडक्शन किया गया तो उसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। आ जाइए तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या होता है, अब जो टोटल कॉस्ट आई उस बैच की, उस बैच का जब आपने प्रोडक्शन किया तो जो टोटल कॉस्ट आई, अब उसको डिवाइड किया जाएगा किससे, कि उस बैच में कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए, अभी जो मैंने बेकरी वाला पीछे एग्जांपल अभी दिखाया था आपको, सपोज करिए 80 जो बेकरी प्रोडक्ट है, वो जो बिस्किट्स है, मान लेते हैं वो जो बिस्किट्स है वो 80 बिस्किट्स एक बैच में कंपनी ने लिया है, ठीक है। और ये जो टोटल कॉस्ट आई है, एक बैच के प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट आई है, मैं कन्वीनियंस के लिए ले लेती हूँ कि 800। सपोज करिए एक बार एक बैच में जब फैक्ट्री ने प्रोडक्शन किया, इस 80 की जो लॉट है उसका जब प्रोडक्शन किया, इसको ओवन में डाला और जो पूरे खर्चे जोड़े, तो कंपनी ने देखा कि 800 का पूरा खर्चा आ रहा है, ठीक है। और लॉट कितनी की है, लॉट है 80 की। तो अगर हमें पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट इन अ बैच इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। यानी जो एक ये जो बेकरी का प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 10, ठीक है। तो इस तरीके से बैच कॉस्टिंग में अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो आप नंबर ऑफ यूनिट इन अ बैच, ये है ना 80, नंबर ऑफ यूनिट इन अ बैच इससे डिवाइड करेंगे। यही बात कही गई है थर्ड स्टेप में, ठीक है, कि टोटल कॉस्ट ऑफ ए बैच इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन अ बैच, एक बैच में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी, राइट। तो बैच कॉस्टिंग में यही सिंपल सा लॉजिक यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, अब वो डिस्कस करते हैं। पर उसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज करिए एक फैक्ट्री है, वही बेकरी का एग्जांपल लेते हैं। ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पे साल के इस फैक्ट्री को 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, कहीं पे यूनिट मतलब सप्लाई करनी है, तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, साल का। फिर अब कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि 20-20 यूनिट के 5 लॉट बना दे, 5 बैचेस बना दे 20-20 यूनिट के, और 100 यूनिट का हो जाएगा प्रोडक्शन, हो जाएगा ना। 20-20 यूनिट के 5 बैच बना दे तो 5 बार में प्रोडक्शन कर ले, एक ऑप्शन ये है कंपनी के पास। या एक और ऑप्शन क्या है, 10-10 यूनिट के 10 बैच बना ले और 10 बार प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है। तो कई ऑप्शन है, 25-25 के बैच बना सकती है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है, एक तो 20-20 की कंपनी बैच बना सकती है या फिर 100 यूनिट का एक ही बैच बना दे, ऐसा भी तो कंपनी कर सकती है कि एक बार में 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर ले, ठीक है? यानी बैच साइज उस केस में क्या होगी, 100 यूनिट होगी। कंपनी ऐसा भी कर सकती है, ठीक है? बट कंपनी कौन सा मेथड यूज करे, कंपनी कौन सी बैच साइज यूज करे, ये एक प्रॉब्लम आती है। कंपनी 10-10 का बैच बनाए कि 20-20 यूनिट का बैच बनाए कि 25 यूनिट्स का बैच बनाए, ठीक है, कि 100 का एक बार में बैच बना दे या 50 का बना दे बैच साइज, ठीक है? तो इन सारे ही बैच साइजेस में कौन सी बैच साइज कंपनी अपनी फैक्ट्री में यूज करे, ये एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ये प्रॉब्लम है ना कि कंपनी 10-10 का बैच साइज ले कि 100 का एक बार में प्रोडक्शन कर ले, तो ये एक प्रॉब्लम आती है कंपनी के सामने कि कंपनी बैच साइज क्या रखे। तो इसी का जवाब है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी याद आ रहा है, इसी का जवाब है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी, वो बेस्ट क्वांटिटी इन अ बैच, यानी एक बैच में उतनी क्वांटिटी कंपनी को रखनी चाहिए एट विच कॉस्ट पर यूनिट इज मिनिमम। बहुत खास बात है, ये एक प्रॉब्लम आती है ना, कंपनी एक बार एक बैच में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करे, ठीक है? तो इसका जवाब बताया गया है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में कि कंपनी को उतनी क्वांटिटी रखनी चाहिए एक बैच में जितने में कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम आए। जब आप कॉस्ट निकालेंगे एक यूनिट की तो वो मिनिमम आए, ठीक है? तो ऐसी बैच क्वांटिटी रखनी चाहिए, ऐसी क्वांटिटी रखनी चाहिए इन अ पर्टिकुलर बैच, ठीक है? इसी को कहा जाता है EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है? अब बताइए, आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हम ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़े थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने पढ़ा था ना मटेरियल कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उस पर मेरी सेपरेट वीडियो है, अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी और वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ पे मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पर हम निकालते थे कि कंपनी जब ऑर्डर प्लेस करती है तो एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करे ताकि कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, तो वो होता था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो एक बैच में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करे ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम आए, तो दिस इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है? रटिएगा नहीं, इसको समझिएगा। देखिए वर्ड क्या है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो चलिए हम पीछे से चलते हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी, ठीक है, वो क्वांटिटी जो कंपनी को हर बैच में प्रोड्यूस करनी पड़े, प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि कंपनी को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े। इकोनॉमिकल मतलब मिनिमम पड़े, खर्चा कंपनी का मिनिमम आए, ठीक है? वो क्वांटिटी जो हर बैच में कंपनी को प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि कंपनी को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े, मिनिमम पड़े, दिस इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है? ये बात समझ में आई? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे बैच साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये बैच साइज आप बढ़ाते जाएंगे, आप 20 यूनिट भी एक बैच में रख सकते हैं, 50 यूनिट भी रख सकते हैं और 100 यूनिट भी रख सकते हैं बैच में, ठीक है? बट जैसे जैसे बैच साइज बढ़ती जाएगी ना, कॉस्ट पर कंपोनेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि देखिए जो फिक्स खर्चे हैं, जो सेटिंग अप जो कॉस्ट है, मशीन को सेट करने के जो खर्चे हैं, जो फिक्स खर्चे हैं, वो तो उतने ही रहेंगे ना, चाहे आप 10 का बैच बनाइए, चाहे 20 का बैच बनाइए, चाहे 50 का बैच बनाइए, ठीक है? जो फिक्स खर्चे हैं, जो सेटिंग अप कॉस्ट है, मशीन को सेट करने के जो खर्चे हैं, प्रोसेस करने के जो खर्चे हैं, वो तो फिक्स रहेंगे ना, ठीक है? और प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगी बट सेटिंग अप कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम बैच क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, एक बैच में हम ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, पर यूनिट जो खर्चा आता है, पर यूनिट यानी एक यूनिट बनाने में जो खर्चा आएगा वो कम होता जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है ये 2 टाइप की कॉस्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था ना, EOQ 2 टाइप की कॉस्ट पर डिपेंड करता था। कौन सी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है ये भी 2 टाइप की कॉस्ट पर डिपेंड करती है। किस पे, सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट? अब ये सेटिंग अप कॉस्ट क्या होता है, ये जो सेटिंग अप कॉस्ट है, वैसे खैर नाम से ही समझ में आ रहा है, सेटिंग अप कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग द मशीन। जब हमें प्रोडक्शन करना है तो पहले मशीन को सेट करना पड़ेगा ना, प्रोसेस करना पड़ेगा, टूल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उनको अरेंज करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, तो मशीन को सेट करने का जो खर्चा आता है ना, दैट इज कॉल्ड सेटिंग अप कॉस्ट,
ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर बैच। एक बैच का प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन को पूरा सेट करना पड़ता है ना, उसका जो खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड सेटिंग अप कॉस्ट। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बेकरी का प्रोडक्ट दिखाया था ना आपको कि 80 की एग्जाम्पल लिया था कि 80 यूनिट्स एक बैच में बन रही है। तो उसको बनने में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवन को प्री हीट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी ओवन की। तो वो क्या है, दैट इज सेटिंग अप कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ये भी। कैरिंग कॉस्ट मतलब इट इज द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ कैरिंग द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने एक बैच में बना लिया है, ठीक है, अब उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। और आपने अगर बैच साइज बहुत बड़ी रखी है तो आपने कुछ उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट, वो भी कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, जो प्रोडक्ट एक बार में एक बैच में आपने बना लिया है, अब आपको उसको आगे स्टोर करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो दिस इज कैरिंग कॉस्ट, इसको कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो लास्ट स्लाइड में था कि सपोज करिए फैक्ट्री को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं साल में। ठीक है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि 20 यूनिट की बैच बना दे, ठीक है, और 5 बार में प्रोडक्शन करे, या एक बार में 100 यूनिट की एक बैच बना दे और फिर कंपनी को एक ही बार में पूरा 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं, 10 यूनिट का बैच बना ले, 50 यूनिट का, 25 यूनिट्स का। बट मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं कि 20 यूनिट्स का अगर बैच बनाती है और 100 यूनिट का बैच बनाते हैं, तब तब हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए, जब कंपनी 100 यूनिट का बैच बनाती है, जब कंपनी 100 यूनिट का बैच बनाती है, एक बार में एक बैच में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तब क्या होगा, सेटिंग अप कॉस्ट, ये जो सेटिंग अप कॉस्ट है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ये बताइए। तो सेटिंग अप कॉस्ट विल बी लोअर, सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी और कंपनी ने 100 यूनिट एक बार में बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा, कंपनी को एक ही बार मशीन सेट करनी पड़ी ना, एक ही बार ओवन को प्री हीट करना पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जितने भी खर्चे थे वो एक बार आए, मशीन को एक बार सेट करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे जैसे बैच साइज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, सेटिंग अप कॉस्ट क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको बैच साइज अगर बढ़ेगी तो आपको उतनी कम बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैरिंग कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर आपने 100 यूनिट एक बार में बना दी, ठीक है, साल भर की रिक्वायरमेंट थी कि आपको 100 यूनिट बनानी है, बट आपने एक बैच ही बना दी 100 यूनिट का, एक बार में प्रोडक्शन कर लिया, तो अब इस 100 यूनिट को साल भर होल्ड भी तो करना पड़ेगा, जैसे जैसे सप्लायर मांगेगा आप सामान देंगे। ठीक है, तो आपने 100 यूनिट एक बार में बना दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 100 यूनिट को साल भर होल्ड करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यानी अगर बैच साइज ज्यादा है, बैच साइज आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सेटिंग अप कॉस्ट विल बी लोअर, सेटिंग अप कॉस्ट कम होती जाएगी और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी, वो ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि आपको वो ज्यादा क्वांटिटी पूरे साल होल्ड करना है। और इसी के अगेंस्ट अगर आप की साइज, जो एक बार बैच की जो साइज है वो अगर कम होगी, यानी एग्जांपल है कि 20 यूनिट का प्रोडक्शन अगर आप एक बार में करते हैं, तो क्या होगा, आपको 5 बार सेट करना पड़ेगा मशीन, आपको 5 बार सेट करना पड़ेगा ना, तब जाके 100 यूनिट बना पाएंगे। तो 5 बार जब मशीन सेट करेंगे तो सेटिंग कॉस्ट विल बी हायर, सेटिंग कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको ज्यादा प्रोडक्ट कैरी नहीं करना है, 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको स्टोर करने में कम स्पेस ऑक्युपाई होगी, स्टोरेज का खर्चा कम आएगा, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो आपने ये देखा जैसे जैसे बैच की साइज बढ़ती या घटती है कैसे इंपैक्ट पड़ता है सेटिंग अप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे। ठीक है, तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि जो सेटिंग अप कॉस्ट है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नेगेटिव का साइन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बैच। ठीक है, ये जो सेटिंग अप कॉस्ट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ बैच से, यानी जैसे जैसे साइज ऑफ बैच बढ़ेगा सेटिंग अप कॉस्ट कम होगी। ठीक है, लेकिन ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ बैच से, कैरिंग कॉस्ट पॉजिटिवली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर
जैसे जैसे आप साइज ऑफ बैच बढ़ाते जाएंगे, सेटिंग अप कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीक्यू का फॉर्मूला है एकदम सेम वैसे ही जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला देखे थे ना, एकदम सेम वही देके फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, √2 US/C, √2 US/C। EBQ क्या है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसमें U क्या है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस इन अ ईयर, यानी साल में कितने यूनिट प्रोड्यूस करना है, दिस इज U। S क्या है, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, यानी एक बैच को सेट करने में, ठीक है, कितना खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड S। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट को कैरी करने में, स्टोर करने में एक साल तक, यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है, एक साल तक कितना खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड सी। इसी को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कहा जाता है, सी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है, एकदम सेम वैसे ही है, √2 US/C। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, हैज टू सप्लाई 10,000 पेपर कोन पर डे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 10,000 पेपर कोन हर दिन प्रोवाइड करना है, किसे, एक टेक्सटाइल मिल को। ठीक है, ही फाइंड्स दैट व्हेन ही स्टार्ट्स अ प्रोडक्शन रन ही कैन प्रोड्यूस 25 पेपर कोन पर डे। फिर इसने पाया कि जब ये प्रोडक्शन शुरू करता है तो वो 25,000 पेपर कोन पर डे तक बना सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ पेपर कोन इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 2 पैसा, यानी जो पेपर कोन है उसका जो स्टॉक है, एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करने का जो खर्चा आता है, यानी जो कैरिंग कॉस्ट आती है, दैट इज 2 पैसा। और जो सेटिंग अप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रन इज 18 रुपीज। जो प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जो सेटिंग अप का खर्चा आता है, दैट इज ₹18 पर बैच। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड प्रोडक्शन रन बी मेड। आपको बताना है कि कंपनी को, फैक्ट्री को कितनी फ्रिक्वेंटली प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 10,000 पेपर कोन जो उसे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है, ये उसकी फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए फैक्ट्री को कितने दिनों में हर बार प्रोडक्शन रन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। देखिए ICWA का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा है कि आपको EBQ कैलकुलेट करना है, वरना तो आप झटपट EBQ कैलकुलेट कर लेंगे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है, इसमें पूछा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड प्रोडक्शन रन, यानी आपको प्रोडक्शन कितनी फ्रिक्वेंटली रन करना होगा ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है 10,000 पेपर कोन पर डे वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट आपको यहाँ पे अगर आप EBQ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बैच में कितना प्रोडक्शन कंपनी को करना चाहिए, एक बैच में कितना प्रोडक्शन कंपनी को करना चाहिए। ठीक है, और फिर आप उसको अगर डिवाइड कर देंगे किससे, पर डे की रिक्वायरमेंट से, यानी एक दिन में कितने पेपर कोन रिक्वायर्ड हैं जो सप्लाई करने हैं, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि कितने फ्रीक्वेंट कंपनी को प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि EBQ कैलकुलेट करो, लेकिन जो आंसर पूछा गया है उसको निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट EBQ, आपको EBQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी रीड करिएगा, उसी के बाद लगाइएगा। ठीक है, और जब मैं ये क्वेश्चन करा दूंगी, वीडियो ओवर हो जाएगा, उसके बाद एक बार आप खुद से कॉपी में ये ट्राई करेंगे, राइट, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने किया कि नहीं किया, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, 2 पैसा, सेटिंग अप कॉस्ट क्या है, 18 रुपीज, तो ये खर्चे सारे दिए हैं। ठीक है, और इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट जो यू है, एनुअल प्रोडक्शन यानी साल भर में कितना प्रोडक्शन करना है वो भी तो दिया है। कैसे दिया है, देखिए साल भर में जो यूनिट प्रोड्यूस करनी है वो, देखिए साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और हमें एक दिन का बताया गया है कि जो फैक्ट्री है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसे एक दिन में 10,000 पेपर कोन सप्लाई करने हैं, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, यानी साल भर की रिक्वायरमेंट क्या है, साल भर में इस फैक्ट्री को 36,50,000 पेपर कोन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सेटिंग अप कॉस्ट कितनी है, 18 रुपए क्वेश्चन में दिया है, और जो कैरिंग कॉस्ट है, एक पेपर कोन को एक साल तक कैरी करने में 2 पैसे का खर्चा आता है।
ठीक है, तो यानी सारी इंफॉर्मेशन दी है, पुट करिए, यू विल गेट EBQ। तो फॉर्मूला क्या है, √2 हमने लिखा √2 बाई यू मल्टीप्लाइड बाई यू मतलब एनुअल प्रोडक्शन, तो कितना करना है, अभी निकाला 36,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद एस मतलब सेटिंग अप कॉस्ट 18 रुपीज है, डिवाइड करेंगे कैरिंग कॉस्ट, तो 2 पैसा पर यूनिट, ठीक है। ये सारे फिगर हमने पुट किए, इसको कैलकुलेट किया, वी गेट 81,056 यूनिट, यानी ये जो कंपनी है उसको 81,056 यूनिट एक बैच में बनाना चाहिए। इससे कंपनी को क्या पड़ेगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिकल पड़ेगा, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो एक बैच में इतने यूनिट बनानी चाहिए। अब यानी प्रोडक्शन पर बैच कितना, वही 81,056 यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब सवाल पूछा गया है कि कितने फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन करना चाहिए, तो एक बैच में 81,056 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और हमें कितने कोन प्रोवाइड करना है, हमें 10,000 कोन पर डे देना है, ठीक है, सप्लायर को देना है, नॉट सप्लायर, जिसको हम अपना सामान दे रहे हैं टेक्सटाइल मिल, उनको देना है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट एक बैच में है उसको डिवाइड कर देंगे, 10,000 यूनिट पर डे से डिवाइड कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट, वैसे ये 8.1 समथिंग आएगा, बट अप्रोक्सीमेट ये आएगा 8। इसका मतलब क्या है कि हर 8 दिन के बाद ये जो कंपनी है उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक बार में उसने क्या कितने यूनिट बना लिए, 81,000 समथिंग यूनिट उसने बना लिए, और एक दिन में देना कितना है, एक दिन में तो प्रोड्यूस करके केवल 10,000 यूनिट देनी है ना, तो 10 करके हर 8वें दिन पे फैक्ट्री को फिर से प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है, इससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन करना है, तो इसका आंसर आया 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 डेज, यानी हर 8 दिन के बाद फैक्ट्री को प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और हर 8 दिन के बाद जब फैक्ट्री बैच में प्रोडक्शन करती है तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन करती है, 81,000, अप्रोक्सीमेटली 81,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। तो अगले 8 दिन फिर से आसानी से 10-10 हजार वो टेक्सटाइल मिल को प्रोवाइड कर देती है पेपर कोन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया था। इस पे मैं एक क्वेश्चन और कराना चाह रही हूँ बैच कॉस्टिंग पे, बट अभी मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, क्योंकि इस लेक्चर में नहीं कराऊंगी, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और मैं देखती हूँ कि लास्ट तक आते आते आप बोर हो जाते हैं, आप फिर नहीं देखते हैं। बट वो जो मैं एक क्वेश्चन कराने का सोच रही हूँ वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग पे। उस एक क्वेश्चन में आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे आवर, मिनट, पैसा, पर आवर का रेट, मतलब उसमें बहुत सारे मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक यूज किए गए हैं। और उस क्वेश्चन में आप कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। कंपनी अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, 100 यूनिट का कर रही है, या 1000 यूनिट का कर रही है, अलग अलग केस में आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। और वहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाई गई, पर यूनिट कॉस्ट कम होती गई, ठीक है। तो वो जो एक क्वेश्चन मैं कराना चाह रही हूँ वो सीए का आया हुआ क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैं थोड़ा उसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि लॉजिकल है, हर चीज उसमें समझनी है, तो मैं वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो इसके बाद उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।